फिर क्यों नहीं आ रहे हम लोग? Recording in progress. मैम मैं आप पहले क्लास में आ रहा था, पीछे कुत्ते पड़ गए। आज मैं पहली बार एक्टिवा पे आया, कुत्ते अच्छा पड़ गए, ठीक मैं है, घर चुप आके कर बस। प्रॉब्लम कर रहा ठीक है। सो रे ओ क्यू इज द रे ओपी बाइसेक्ट्स इट। चलो एक क्वेश्चन करो, चलो। मैं ना आज तुम्हारा वो चैप्टर अपडेट कर देती हूँ। क्लास के इन बिटवीन ही अगर आलसी मैं अगर रिकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर की आपकी डाल दूँ, चैप्टर 6 की, और सारी बाकी जो भी मैं कह रही हूँ वो सब कर दूंगी। सो यू विल बी एबल टू कंप्लीट। बाकी इन बिटवीन अगर कुछ भी रहता है तो वो थोड़ा बहुत रिवीजन में आ जाएगा। क्लासेस अपने कॉम्पिटेंसी बेस के लिए प्लीज मत मिस करना। ठीक है। मैं आपको रिवीजन करवा दूंगी सारी ट्रायंगल्स वगैरह चैप्टर की, जो भी मतलब होनी है, लाइंस एंड एंगल्स की, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, उन सब की बहुत जरूरी है रिवीजन करना। ठीक है। ओपी इज द एंगल एओबी, ओपी बाइसेक्ट्स इट। ओक्यू इज द रे ऑपोजिट, ऑपोजिट में तो यहां पर आएगा प्रभु। शो दैट एंगल क्यूओबी, क्यूओबी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यूओ। हाँ प्रभनूर, वापस आए हो बारिश की वजह से कि स्टार्ट ही नहीं किया था जाना? था। मैम स्टार्ट ही नहीं किया था मैम, अच्छा। बारिश थोड़ी तेज हो गई थी यहाँ पे। हाँ, तो जिस दिन है ना ऑनलाइन आया करो। और ठीक हो अब तुम? हाँ जी मोटिवेटेड? हाँ जी मैम, ठीक है। मैम थोड़ा ठीक है, जुकाम है। तो आज यस का मैम। क्लास, आज की यार टेस्ट दिया ना था कॉम्पिटेंसी बेस वाला? दिया था कि नहीं दिया था? मैम आज का दिया था। में दिया था ना, मैथ्स का भी देना है ना, पढ़ना है ना अब? हाँ जी मैम, हाँ, मैं तो मैंने पढ़ता डांट हूँ। बहुत पड़ी होगी है ना? अब तो पढ़ना है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मूड ठीक है अब? ठीक ही रहता है मेरा तो। चल ठीक है। चलो, आपने ना, आई रिपीट अगेन, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट है, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे लिए तुम्हें थोड़ा बहुत अगर होमवर्क मैं अगर कह रही हूँ तो इस हफ्ते मैं नहीं दूंगी, नहीं आपको प्रेशराइज करूंगी होमवर्क करके आओ। बट हाँ, बिकॉज आपके पॉलिनोमियल्स चैप्टर का भी टेस्ट है तो थोड़ा बहुत वो भी रिवाइज अगर हो सका तो इन बिटवीन मैं करवा दूंगी आपको, दो दो क्वेश्चंस क्लास में ही। ठीक है ना? तो कल से मैं स्टार्ट कर दूंगी, दो तीन क्वेश्चंस पिछले वाले चैप्टर्स के आपको रिवाइज करवा दूंगी सो दैट यू कैन कवर दोज। और आपको कोई वर्कशीट मिली है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट के लिए? कुछ नहीं मिली इस बार? कुछ नहीं दिया एमसीक्यूज? लास्ट ईयर दिया होगा, वो ले सकते हो आप किसी से, नाइन्थ क्लास के बच्चे से पूछो, कोई भी अगर जानते हैं आसपास। लास्ट ईयर ना इनको मिले होंगे, बिकॉज लास्ट ईयर दे यूज टू गिव दैट 30 क्वेश्चन, उसमें से टेस्ट आता था। उसमें से 15 आते थे। हाँ, पेरेंट ओरिएंटेशन पर बताया था, बट इस बार कुछ नहीं मिला। तो वो लास्ट ईयर वाली वर्कशीट ले लो, थोड़े बहुत उसमें से ही होंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं से वो पांचू तू क्रिएट कर लेगा, है ना? तू किसी से अरेंज करेगा, नाइन्थ क्लास को कोई बच्चा, टेंथ में जो अब गया हो सेक्रेड हार्ट का। ओके मैम, पूछ है लेता ना? हाँ, मेरे पास वो है सच। अलास्क, मैं ताप से पूछ लूंगी मैं। ठीक है। तो वो मुझे वर्कशीट ला देना, उसमें से क्वेश्चंस करवा दूंगी जो भी आपको मिले होंगे फर्स्ट 4 चैप्टर्स का, जो भी 5 चैप्टर्स मिला है, प्लस थोड़ी बहुत लाइंस और एंगल जितना रिवाइज करवाना है वो। अब ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत आसान है करने के लिए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? हाँ, तो आपने लिखना है एंगल एओपी प्लस एंगल एओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल बीओपी। ठीक है। एंगल बीओपी प्लस एंगल बीओक्यू इज 180, बिकॉज उसने कहा है ना रे ऑपोजिट, दैट मीन्स पीओक्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। ये रीजन समझ में आ जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई सबको अब? क्लियर हुआ दोनों को? लिख रहे हो ना? है ना? अब एंगल एओपी प्लस एंगल एओक्यू इज इक्वल टू एंगल बीओपी प्लस एंगल बीओक्यू। अब क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल्स इक्वल है ना? इसका मतलब हुआ एओपी की जगह भी एक्स लिख सकती हूँ, बीओपी की जगह भी एक्स लिख सकती हूँ। अब सेम नंबर होता है इक्वेशन में ऑन बोथ द साइड्स, तो उसे कैंसिल कर लेते हो, हेंस प्रूव्ड। सिर्फ रे ऑपोजिट लिखा है, तुम उसी के बीच में से ड्रॉ करेंगे ना, वही गलती है। ऑपोजिट मतलब उसको ऊपर लेकर जाना है, उसको उल्टा लेकर जाना है। ठीक होगी बात? तो आपके जो टेस्ट पेपर्स हैं वो आपको कल तक मिल जाएंगे, टेस्ट चेक होकर ट्रायंगल्स के और जो लाइंस एंड एंगल्स के। जो रिवीजन करवानी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस दूसरी चीज है, आज से ट्रायंगल स्टार्ट होगा तो फोकस करो ट्रायंगल्स पर। हफ्ता लगेगा, ट्रायंगल्स ऑलमोस्ट ओवर हो जाएंगे आज। ठीक है। इस हफ्ते में ना मैक्सिमम ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। बट आई रियली वांट कि आप लोग सब ना साथ साथ इसको रिवाइज जरूर करो। ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस है जो रट्टा ही मारने हैं। ठीक है। और वो रट्टे तभी बचते हैं जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रायंगल्स कितना करवाया था?
सारे रूल्स लिखवाए थे, हाउ टू प्रूव ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, है ना। और मैंने आपको कहा था कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि जब हम वो रूल लगाकर एक ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारे पास एक यूनिक ट्रायंगल बनता है। सो द रूल्स टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, अगेन रूल्स टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले होता है, अगर मैं आपको तीनों साइड दे दूं तो कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करे सबके सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एस, टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो दिस इज इंक्लूडेड एंगल। फिर इसका ही ASA, दैट मींस इंक्लूडेड साइड। ठीक है, देन हमारे पास आता है एनी टू एंगल्स एंड साइड, ये इसी का ना फर्दर रिकंस्ट्रक्शन है। ठीक है, AAS कोई एज सच रूल नहीं है, लेकिन हम इसे डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम ASA से ही। और इसका प्रूफ ये होता है कि इफ एनी टू एंगल्स आर इक्वल दैट मींस द थर्ड विल आल्सो बी इक्वल। दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा, और तीसरे तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो वो साइड कहीं दो में तो इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो इसी का अदर वर्जन है, बट नो रूल लाइक ASS और SSA, दैट मीन्स टू साइड्स और वन एंगल, कोई ऐसा रूल नहीं है। टू साइड्स वन एंगल कोई रूल नहीं है। और फिफ्थ रूल आता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का रूल है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, एनी वन साइड, बेस भी या परपेंडिकुलर। तीन साइड्स हैं, तीनों में एक तो हाइपोटेन्यूज हमने ले लिया, बाकी दो बची साइड्स उसमें से कोई भी एक हो और राइट एंगल हमारे पास है। तो RHS इज वन वर्जन जहां पर आप दो साइड्स और एक एंगल लेते हो, है ना। दो साइड्स ली हमने। RHS में मैंने आपको क्या कहा, ये हाइपोटेन्यूज लेना है, राइट एंगल लेना है। अब या तो ये मान लो हमने ये वाली साइड ली, ठीक है, ये मैंने साइड ले ली, तो आई एम टेकिंग एनी टू साइड्स वन एंगल, जो इंक्लूडेड भी नहीं है, राइट। अगर हम ये वाला रूल लगा रहे हैं ना, ये वाले दो साइड्स को ऐसे इक्वल कर रहे हैं, तो ये SAS होगा बिकॉज एंगल इज इंक्लूडेड, RHS नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं है। समझ में आ गई बात। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम बहुत श्योरिटी से क्यों बोलते हैं कि दो साइड्स ले लो और एक एंगल ले लो, कोई भी दो साइड्स, हाइपोटेन्यूज जरूरी है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ना एक रूल लगता है जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि आपके पास अगर दो साइड्स है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेस में से, तो तीसरी तो एग्जैक्ट आ ही जाएगी। समझ में आ गया, मैंने आपको हाइपोटेन्यूज का मेजर दे दिया कि यहां पर भी 5 सेंटीमीटर है, आपने अपना भी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। आपको मैंने बेस दे दिया 3 सेंटीमीटर, आपने बेस भी ड्रॉ कर दिया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली 4 ही आएगा। आप कहीं भी जाकर इसे ड्रॉ करो, यहां बैठकर, घर बैठकर, स्कूल बैठकर, कहीं भी ड्रॉ करोगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे एक साइड विथ 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, तो हमेशा आपकी सेकेंड साइड जो है वो 4 ही आएगी, क्योंकि इसमें हमेशा जो रूल लगता है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। किसी और एंगल, मतलब ना ही एक्यूट एंगल में ना ही ऑब्ट्यूज एंगल में हम ये रूल नहीं लगा सकते कि हमें दो साइड्स पता, एक एंगल पता, है ना, और हम जो तीसरी वाली साइड है वो एग्जैक्ट मेजर निकाल ले, ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स एक एंगल नहीं लगाते, तभी उसको RHS नेम दिया कि राइट एंगल होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई, अगर दो साइड्स एक एंगल का रूल लगाना है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। अब आपकी जो एक्सरसाइज है ना, उसमें फर्स्ट में तो आई थिंक मोस्टली SSS और SAS ही लग रहा है, देन
सुन रहे सबको बच्चे, आवाज आ रही है? यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। अब इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, आई टेक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल लिया पीक्यूआर। ठीक है, एक ट्रायंगल लिया एबीसी और एक ट्रायंगल लिया पीक्यूआर। इसको लिखा 4 सेंटीमीटर, यहां पर भी लिखा 4 सेंटीमीटर। दिस इज 4.5, 4.5, एंड लेट मी से दिस इज 5 सेंटीमीटर। क्योंकि तुमने 8th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ ना, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले क्या होता था, 8th क्लास में सब बच्चे करके आते थे, तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते थे, पर अभी थोड़ा सा बेसिक्स करवाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये 4 एंड 4.55 आ गया ना हमारे पास। अब इसका मतलब है कि अगर मुझे इस ट्रायंगल को उठाना है, आई विल पिक दिस ट्रायंगल अप, है ना, और इसे मैं कॉपी करती हूँ और मैं यहां पर इसको पेस्ट कर दूंगी, सो इट विल एग्जैक्टली फिट। ऑब्वियसली पी ए बी साइड पी क्यू के साथ मैच करेगी, बीसी साइड क्यू आर के साथ, और एसी साइड पी आर के साथ। ऐसे ही होता है ना 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ऐसे ये मैच करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ए बी साइड जो मैच कर रही है वो पी क्यू के साथ है, बीसी साइड जो मैच कर रही है वो क्यू आर के साथ है, और पी आर जो साइड मैच कर रही है वो एसी के साथ है। ठीक है ना। अब यहां पर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि अगर मैंने पहले सारे ये वाले ट्राइंगल के पार्ट्स लिखे हैं, तो सबसे पहले वही लिखूंगी और यहाँ पे पी आर। राइट। अब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ये कहता है कि हमें जो ये इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, ये इनके नाम से पता लग जाए। हमें एग्जैक्टली देखना, जैसे आपका आईडी कार्ड है, इट हैज एवरीथिंग, योर स्कूल यूनिफॉर्म के हिसाब से आपको आप डिस्टिंक्शन रख लेते हैं, या फिर आपके विद इन सेक्शंस या विद इन वो स्कूल्स क्लासेस के अकॉर्डिंगली, आप मिडिल सेक्शन में हो या आप लोग सीनियर जूनियर क्लासेस में हो, है ना, आपकी यूनिफॉर्म को चेंज कर देगा, सो दैट इफ आर क्लास 5 स्टूडेंट इज रोमिंग इन क्लास 6, वी कैन इजिली स्पॉट ऑन। होता है ना ये, है ना। तो इस तरह से ही डिस्टिंक्शन में ही लाने के लिए क्या किया जाता है कि ट्राइंगल्स के ना नाम से पता लगे कौन सी साइड किसके इक्वल है। तो रैंडमली नहीं लिखते हम लोग, लिखते हैं नाम के अकॉर्डिंगली है, जिसे बोलते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, कि नाम से पता लग जाए कौन सी साइड किसको इक्वल है, एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरे की दूसरी साइड। सबसे इजी होता है, आगे भी पढ़ोगे, अभी इस क्लास में कॉन्ग्रुएंसी है, नेक्स्ट क्लास में होगी सिमिलैरिटी। ठीक है, वो सबसे इजी होता है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जब हम एंगल्स के बेस पे लिखते हैं, क्योंकि एंगल्स का तो एक ही वर्टेक्स होता है। अब साइड को तो ए बी भी पढ़ सकते हो, बी ए भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं कह रही हूं साइड ए बी पी क्यू के इक्वल है, आप ये सर्टन कर लो कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ठीक है, यहां पे तो क्लियर हो रहा है कि ए जो है वो पी के इक्वल है, क्योंकि हमने 1-to-1 लिखा है। अदरवाइज सबसे इजी स्पॉट ऑन करने का रूल होता है, लिखो एंगल्स ऑपोजिट टू साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स ऑपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है बच्चों? एंड साइड्स ऑपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल। ये 1-to-1 का कॉरेस्पॉन्डेंस ना हमेशा इजी रहेगा, कभी मुश्किल नहीं आएगी। कैसे पढ़ा जाता है कि जो इक्वल साइड्स है उनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, और जो इक्वल एंगल्स हैं उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। सबसे इजी रूल है। कल कितने भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर के बीच में फिगर, फिगर के बीच में फिगर बन के आ जाए ना, जब आगे भी जाकर अगर कभी मैथ्स पढ़ोगे, कॉम्पिटिशन में पढ़ोगे, तो ये रूल सबसे आसान है जो आपको श्योर शॉट देगा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दिस वर्क्स फॉर एवरी टाइम। राइट। तो देखो, जैसे मैंने कहा ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है। ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? सी। और पी क्यू के ऑपोजिट एंगल कौन सा है?
आर। सबको दिख रहा है ना? तो मतलब एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। बात समझ में आ गई? फिर मैंने कहा बीसी, तो ये साइड हो गई, ये तो क्यू आर के इक्वल है, तो बीसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ए। और यहां पे क्यू आर के ऑपोजिट ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। अब बचा, अब नाम से देख लो, ए सी के बाद एंगल बी बचा है, यहां पे पी आर के बाद एंगल क्यू ही बचा है। तो सबसे आसान होता है वर्टिसेस के अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है। अब मुझे नाम बताना है, तो मैं लिखूंगी ट्रायंगल एबीसी। सबसे आसान होता है ना, एक ट्रायंगल हमने राइम में लिख लिया एबीसी। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है ये, इक्वल, और उसके ऊपर ऐसे एस बनाते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी, जब हमने दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट करना है। सो कॉन्ग्रुएंसी मींस इक्वल। इक्वल टू का साइन लगा ना कि बिल्कुल सेम टू सेम है, और एस लगा लो कि साइज भी सेम है। ठीक है। एवरीथिंग इज सेम एंड साइज इज ऑल्सो सेम। ठीक से लिख। ये कोई मीटिंग नहीं चल रही, तुम नोट्स बना रहे हो, बोर्ड मीटिंग के नोट्स है, जाके देखेंगे सर कुछ बोल रहे हैं वहां पे जाके, कुछ ना कुछ जिसका हमें टारगेट्स मिल रहे हैं सेल्स के, हम लिखते रहेंगे। पढ़ाई कर रही है ये। ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? अब ट्रायंगल एबीसी लिखा, ए के साथ एंगल कौन सा था? पी, तो मैं यहां लिखूंगी पी। बी के साथ एंगल कौन सा था? क्यू, और यहां पे कौन सा था? आर। सो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां से नाम से पता लग जाएगा ए बी पी क्यू के इक्वल है। अब आप कहोगे मैम ने क्या बोला है, तो वैसे ही हम लिखते हैं। आपको मैं फिगर्स दूंगी, अकॉर्डिंगली विल राइट वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है। बीसी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, और एसी जो है वो पी आर के इक्वल है। नाम से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इतना लिख लिया सबने? ऑनलाइन बच्चों लिख लिया? इसके बाद मैं आपको फिगर देती हूँ, उसके बाद विल सी की लिख पाते हो कि नहीं ठीक से। Yes, ma'am. Yes. यस। चलो ट्राइंगल्स तो अब सेम रहेंगे। आई रेज एवरीथिंग। ट्राइंगल्स फटाफट से दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करो। ठीक है, चलो लिखो अब। यहाँ पर तो है 4 सेंटीमीटर, 4.55। यहां दे दिया मैंने 5। दिस इज 4.5 एंड दिस इज 4। ठीक है। तो अब आपकी इक्वल साइड्स कौन सी आई? फटाफट से लिख। 4, 4.5, 5 लिखने के बाद यहां लिखो 5, 4 एंड 4.5, है ना? अब आपको फ्लिप करना है, रोटेट करके फिर फिगर्स को मिलाना है। अब वो उल्टा होगा सीधा होगा, कभी कभी तो सेम पेज पे, कभी कभी ट्रायंगल को उल्टा करना होता है, कभी कभी रोटेशन होती है, कभी कभी बिल्कुल ही फ्लिप करना होता है ना? तब जाके मैच करते हैं। तो यहां पर वो सब चीजें तो हमारे पास नहीं है ना कि मैं कटिंग करके ड्रॉ करके बता सकती हूँ, है ना? तो अब हमें इसको स्पॉट ऑन देखना है। तो हाउ डू वी मैच, राइट? तो तुम्हें पता है, यहाँ पे मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया, ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है? पी आर। ठीक है। बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, और फिर हमारे पास है ए सी इज इक्वल टू क्यू आर। सब मिसमैच हो गया ना? अब समझ नहीं आ रहा। अब क्या करना है? आपकी ए बी ली ना आपने, ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा था? सी। पी आर देखो, अब पी आर के ऑपोजिट एंगल कौन सा था? समझ में आ गया? अब आते हैं बीसी। तो बीसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ए। और यहां पे लिया पी क्यू। अब यहां कौन सा बचा? बी। और यहां कौन सा बचा? पी। तो अगर मैं लिखती हूं ए बी सी, देखो ए बी सी लिखा, तो यहां क्या लिखूंगी? ए के साथ कौन सा? आर। बी के साथ कौन सा? पी। और क्यू सी के साथ क्यू। दिस इज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आप नाम चेक करोगे, देखो यहां पे लिखा ए बी, और यहां आया आर पी। पी आर आर पी सेम हो गया ना? ठीक है। फिर आपने लिखा बीसी, और यहां लिखा पी क्यू, ये भी मैच कर गया नाम के साथ। फिर हमने लिखा ए सी, और उसके साथ लिखा आर क्यू, ये भी मैच कर गया। सो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, है ना? मतलब कल आप किसी को ऐसे फिगर ड्रॉ करके दोगे कि ये एबीसी है और ये पी क्यू आर है,
आपको इस तरह से मैच करना है, सो दे विल इजीली मैच। वो ए के साथ मैच करेंगे आर को, बी के साथ मैच करेंगे पी को, और सी के साथ मैच करेंगे क्यू को, एंड देन अगेन उनका ट्रायंगल बिल्कुल एक के ऊपर एक फिट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? दिस इज कॉल्ड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे कहते हैं अलाइनमेंट कर रहे हैं हम, है ना? बिल्कुल जैसा बॉक्स है वैसा ही हम लोग रख रहे हैं, जैसे पेपर को रखना है। सो वी ऑब्वियसली A4 शीट दूंगी तो आप उसको लेंथ वाइज रखते हो अपने रजिस्टर में, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट A4 साइज के रजिस्टर होते हैं। आप उसको लंबा नहीं रखोगे कि आधा पेपर बाहर निकल रहा है। लेंथ के साथ लेंथ को मैच करते हो, विड्थ के साथ विड्थ को मैच करना, तो वही हम कर रहे हैं, हम साइड के साथ साइड मैच कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो समटाइम्स हमें साइड्स दी होती है, कभी कभी हमें एंगल्स दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर तो सब चलो ये वाला हो गया क्लियर। अगर हमें एंगल्स भी दिए हो तो उसके ऑपोजिट्स हमें साइड्स को लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करवाऊंगी एग्जाम्पल 1। बुक निकालो, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 87। हाँ जी बच्चों, बुक निकालो, पेज 87, एग्जाम्पल 1। 8th की मैथ्स की बुक है किसी के पास जिसमें कॉन्ग्रुएंसी हो? मेरे पास है। ठीक है, होनी चाहिए यहाँ पर भी। तो मैं कोशिश करूंगी वहां से थोड़े बहुत बेसिक्स तुम्हें साथ साथ करना। दोगे 2 मिनट है? एनसीईआरटी होगी कोई आगे सब है? एनसीईआरटी है मेरे पास। इसमें मैम बेसिक, शायद मेरे पास पढ़ जिसमें कॉन्ग्रुएंसी हो बेटा, पुरानी बुक। नहीं वो नहीं। हाँ, पुरानी अगर कहीं से मिल सकती है जिसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का चैप्टर हो। पेज ही बता दिया बेटा मैंने, 87, एग्जाम्पल नंबर 1। ये कब थी आपको, 7th में थी कि 8th में थी? 7th में थी। 7th में थी ना कॉन्ग्रुएंसी? नहीं मतलब डिलीटेड थी, मतलब स्कूल वाले मैम कह रहे थे कि 7th में थी। 7th में थी ना? 7th की बुक कोई अरेंज कर सकता है पुरानी वाली? ना मुझे लानी पड़ेगी। मैं तो लाऊंगी। तुम लोग भी तो थोड़े से जुगाड़ू बनो, कहीं ना कहीं से कोई आसपास होता है 7th का बच्चा, पुरानी बुक्स जिसके पास होती है। ऑनलाइन भी बेटा वो डिलीट कर देते हैं, मतलब रैशनलाइज कर दिया होगा उन्होंने भी नई बुक्स में। अगर पुरानी बुक किसी के पास पड़ी है तो पुरानी तो मुश्किल है ना, पुरानी मुश्किल है लानी। नई बुक है तो दैट्स इजी टू अरेंज, पुरानी थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है। ठीक है, कोशिश करो अगर मिल सकती है, सेकेंड हैंड बुक्स वगैरह कहीं मिलती हो। अब आते हैं, नेक्स्ट है आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 87। तो देखो एक फिगर ड्रॉ की हुई है इन फिगर 7.8। पहले तो फिगर ड्रॉ करो, बुक कहाँ है तेरी? उन बैग से मैं निकालूंगी आके। तो कुछ जवाब देना बनता है ये। स्टॉप। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें लिखा है, देखो गिवन में हमें लिखा है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो यहां से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। ये ओ डी और ओ सी आपस में इक्वल है। ठीक है। तो हमें शो करना है, मतलब ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी। और उसके बाद हमें बताना है सेकेंड, एडी इज पैरेलल टू बीसी। चलो पहले ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी में आएंगे, उसके बाद में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करवाऊंगी। मतलब सेम लिखना है हमने, पर अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक ही चीज करवा रही हूँ, बिकॉज देर इज वन मोर थिंग लेफ्ट इन ट्रायंगल्स जो मैं आपको समझाऊं। ठीक है। तो जब भी ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो हमारे पास 3 रूल्स होने चाहिए जनरली, मेनी ऑफ द टाइम्स। एक तो आपको क्लियरली मेंशन होगा, एक क्लियरली दिया होगा कि ये इक्वल है, ये एंगल इक्वल है।
सेकेंड रूल या तो ये दिया होगा या आपको खुद से थोड़ा बहुत मतलब कोई हिंट दिया हो उसके बारे में, जैसे पैरेलल लाइंस दे दी कुछ ऐसा। और थर्ड जो चीज है ना, या तो वो कोई ऐसी चीज होगी एंगल्स के बारे में जो हमने पढ़ी है, या वो कॉमन साइड होती है, या वो कॉमन एंगल होता है। समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में तीन चीजें होती हैं। आपको एक रूल तो हमेशा गिवन होगा, एक जो कंडीशन है वो तो गिवन होगी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड, जैसे यहाँ पे दो साइड्स इक्वल गिवन है आपको। ठीक है। सेकंड वाला जो पार्ट होगा, मतलब फर्स्ट वन थिंग विल ऑलवेज बी गिवन, वन पार्ट कह लो ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्लियरली मेंशन होगा कि ये तो इक्वल है। सेकंड पार्ट या तो उसका कोई हिंट दिया होगा, ठीक है, या उसको डिराइव करना होगा, मतलब कुछ ऐड करो कुछ सब्ट्रैक्ट करो उसके बाद हमारे पास आ जाए। थर्ड जो है ना, वो यूजुअली या तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है, या पैरेलल लाइंस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे बात हुई होगी। छोड़ दो उसको, जो भी है, मैंने उसे इग्नोर कर दिया उस नॉइज को, तुम भी कर सकते हो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पैरेलल लाइंस कुछ ऐसे होगी, या फिर जिसे हम कहते हैं कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म कॉमन एंगल, कुछ ऐसा दिया होगा। समझ में आ गई बात? राइट राइट। तो अगर कुछ ऐसा दिया है, वो थर्ड हमारा हमेशा, ये रूल जो होता है ये हमें अपने आप से निकालना होता है। ठीक है। अब जैसे यहां पर दो चीजें तुम्हें दी हुई हैं, क्या तीसरी चीज तुम बता सकते हो कि ऐसा कुछ बन रहा है तो क्या चीज इक्वल हो सकती है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर। बात समझ में आई? तो जब मुझे इसे प्रूव करना है तो प्रूफ में लिखूंगी, पहले तो आपने ट्रायंगल लिखने हैं, एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी। इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी आपको गिवन है, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। जिस ट्रायंगल का नाम पहले लिख रहे हो ना, उसके पार्ट को पहले लिखना है, ओबी और ओबी, ओ ए और ओबी इक्वल है। ऐसे ही इसमें देखो ओडी, तो मैं पहले ओडी लिखूंगी, ओसी नहीं लिखूंगी, ओडी इज इक्वल टू ओसी लिख दिया। ठीक है। फिर ये जो एंगल है एओडी, तो आई विल राइट एंगल एओडी फर्स्ट, क्योंकि मैं पहले ट्राइंगल एओडी के पार्ट्स लिख रही हूं, उसके बाद एंगल बीओसी। ठीक है। अब मैंने देखा कि ये तो साइड इसके साथ इक्वल है, फिर ये वाली साइड इसके साथ इक्वल है, और ये एंगल आ गया, एंड दिस एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन दोस टू इक्वल साइड्स। जो एक ट्राइंगल में मैंने दो साइड्स ली, एंगल उसके बीच में है, उनसे ही बन रहा है। तो देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle AOD is congruent to triangle BOC। ओबी की जगह बीओ लिख दो। यूजुअली जो लिखा हुआ है वो लिख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, टीचर को भी नहीं पढ़ना चाहिए, होता नहीं है, बट जो गिवन क्वेश्चन में होता है ना स्पेसिफिकली ओबी, तो ओबी ही लिखो। समझ में आ गया? तो हमने कहा ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी। अब जब आपने देखो, आपने तो तीन चीजें लेकर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है ना, इसका मतलब ये है कि मैं ट्रायंगल एओडी को अगर अलग करके इसको थोड़ा रोटेट करके बीओसी के ऊपर लिखूंगी तो वो बिल्कुल फिट हो जाएगा ना। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इसके सारे एंगल्स इक्वल है? इसका मतलब सारी साइड्स, बाकी जो बची साइड वो एडी भी बीसी के इक्वल है ना। तो हम तो तीन चीजें लेके ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, वो तीन रूल्स के हिसाब से जो हमें मेंशन किए हुए हैं रूल्स। लेकिन उसके बेसिस पर मैंने ये बता दिया कि इसके सारे चीजें, इस ट्रायंगल के पास बाकी भी जो बची साइड्स हैं, बाकी बाकी भी जो बचे एंगल्स हैं वो भी इक्वल है। तो इस चीज को हम बोलते हैं CPCT, जिसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, सॉरी, corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles। पेयर्स भी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स आपको। वो भी लिख सकते हैं, CPCT बोलते हैं। ठीक है। सो एनी हाउ पार्ट्स ही लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है। तो मैंने ये पढ़ा, पेयर्स भी बोल देते हैं, यूजुअली CPCT बोलते हैं, इसका लॉ, इसकी
वो जो फुल फॉर्म है वो कभी काम नहीं आएगी, कभी नहीं लिखोगे। सो व्हाट वी रिकॉग्नाइज एज सीपीसीटी। तो इसका मतलब है जब आपको ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कह दिए ना, तो उसके बाद आप लिख रहे हो, देखो यहाँ पे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट लिख दिया ना। अब आपको पता है कि जो ये एंगल है, कंफ्यूजन अगर आती है कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, तो यहां से एंगल ए लिया ना, ए के साथ वर्टेक्स कौन सा मैच कर रहा है, बी। तो ये एंगल ए एंगल बी के, तो मैं लिखूंगी यहां से एंगल ओ ए डी, वर्टेक्स ए रखना है ना, डी ए ओ बोलू या ओ ए डी बोलू, और यहां से मैं क्या लिखूंगी, एंगल ओ बी सी, सी पी सी टी। तीसरा वाला एंगल बोलो भाई, कौन सा होगा, ओ सी बी, ये वाला एंगल होगा। ये किसके इक्वल होगा, ओ डी ए। समझ में आ गया, ये भी क्या है, सीपी सीट। ऐसे अगर मैंने लिखा कि यहां से साइड एडी और यहां से साइड बीसी भी इक्वल है, तो ये भी क्या है, सीपीसीटी, कि ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं आपस। क्लियर हो गया। सो दिस वी से इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इतना क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर है ये, राइट। अब थोड़ी सी चीज और ध्यान रखना, आपको यहां पर कहा गया है हेंस प्रूफ एडी इज पैरेलल टू बीसी। सेकंड पार्ट का जो प्रूफ था ना, सीपीसीटी क्लियर है हमें। अब सेकंड पार्ट में जो प्रूफ था वो है एडी इज पैरेलल टू बीसी। ये कैसे प्रूव कर सकते हो, हमने तो एंगल्स इक्वल किए हैं, हमने तो साइड्स इक्वल किए हैं। आपने ये एंगल इसके इक्वल रखा है। ये किस तरह के एंगल्स बन रहे हैं, मतलब आप टेकन दिस एंगल, उसके बाद ये वाला एंगल, क्या शेप बन रही है, अभी लाइंस एंड एंगल्स पढ़कर आए हैं हम लोग, जेड की शेप बन रही है ना। एक तरह से तो मैंने कहा था ये कौन सा वाले एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसके बाद, सॉरी, जो लिखा जाएगा कि सिंस एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओबीसी proved above as they form a pair of alternate interior angles, therefore AD is parallel to BC. As they form a pair of alternate interior angles, therefore AD is parallel to BC. क्लियर हो गया इतना सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो हमें करना है वो ये तो नहीं होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 कर सकते हैं। चलो, आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2। अब आ जाएंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पर। ड्रॉ करो एग्जाम्पल नंबर 2। उसमें लिखा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एक लाइन सेगमेंट लिया है हमने ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है ना क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब हमने बिल्कुल सेंटर पर इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इट पासिस थ्रू, लेट मी से, पॉइंट एम। तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो गिवन है हमें ए बी इज अ लाइन सेगमेंट,
L is perpendicular bisector of AB, which means perpendicular bisector तो लिया, ये तो इंग्लिश वर्ड हुआ perpendicular bisector. What does that mean? बाइसेक्टर का मतलब ये दो पार्ट्स जो है वो इक्वल है. ठीक से लिखा कर, जहां देख रही है वहां लिख उसको पहले. और हमारे पास अगर एंगल एएम लिख रहे हैं, एंगल एएम यहां से ये वाला एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है. ठीक है, तो यहां पर उसने लिखा है पॉइंट पी लाइज ऑन एल, तो पी लिख लिया. तो दैट मीन्स एंगल एएमपी इज 90 डिग्री, एंगल बीएमपी इज ऑल्सो 90 डिग्री. क्लियर? टू प्रूव में उन्होंने शो करने को कहा है P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. टू प्रूव, ये क्यों हो गया बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? Yes. Yes, मैम आ रही है. मीटिंग. यस मैम. मीटिंग हैंग हो गई, बट होने नहीं चाहिए, वो तो कुछ किया है किसी ने. मैं ना मीटिंग थोड़ा सा इसको मुझे बंद करना पड़ेगा. आई थिंक लैपटॉप हैंग हो चुका है. ठीक है, सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं रिजॉइन करती हूँ. ओके मैम. दिस इज नॉट